हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आप सबने पहले वीडियो में फार्मिक अम्ल का डिस्कशन कर लिया था, तो फार्मिक अम्ल बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उसके उपयोग। उसके बाद जो अगला एसिड होता है वो है आपका एसिटिक अम्ल, है ना। फार्मूला देखिए सामने लिखा हुआ है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, है ना। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है। अब इसका आईपीएससी नाम, तो इसका आईपीएससी नाम एक और दो कार्बन, तो दो कार्बन से क्या हो जाएगा, एथ एथ या एथेन। और COOH समूह के लिए ओइक अम्ल लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, है ना। तो एसिटिक अम्ल का जो आईपीएससी नाम बनेगा वो आपका बनेगा एथेनोइक अम्ल। ठीक, तो ये हो गया इसका आईपीएससी नाम। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कहा गया है कि यह सिरके का मुख्य अवयव होता है तथा सिरके का खट्टा स्वाद एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। यानी सिरके का जो बेटर, जो आपका सॉर टेस्ट होता है, जो खट्टा स्वाद होता है ना, वो एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। 10% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन, है ना, 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर, वो सिरका कहलाता है। तो 10% एसिटिक अम्ल के सांद्रता का जो विलयन होता है वो सिरका कहलाता है। यानी वहां पर क्या होगा कि 10%, 10% सांद्रता का मतलब ये है कि उसमें 10% की जो क्वांटिटी है वो आपकी किसकी होगी, एसिटिक अम्ल की होगी। बाकी 90% कौन होगा, तो बचा हुआ जो 90% है वो वाटर होगा, यानी जल होगा। ठीक, तो क्वांटिटी वहां पर कितनी होती है, तो 10% नियर अबाउट मान ली जाती है सिरके के अंदर। ठीक, तो ये हो जाता है एसिटिक अम्ल के विषय में एक छोटी सी सामान्य जानकारी। उसके बाद अब एसिटिक अम्ल को बनाने की विधियां, तो बनाने की विधियों में वही आपकी प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि, रासायनिक गुण और उपयोग, यही आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। यही सब चार चीजें पूछी जाती हैं। तो अब उसके बाद करना क्या होगा कि प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड का डिस्कशन करना होगा। तो लेबोरेटरी मेथड में कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल आसान सा मेथड है। यहाँ पर लेबोरेटरी मेथड में जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम होगा, है ना। जो आपका एथिल अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक, एसिडिक मीडियम में, तो वहां पर वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और उस एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसी पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में होगा और फिर उस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड में हो जाएगा। तो देखिएगा प्रयोगशाला विधि, तो यहां पर लिख देते बनाने की प्रयोगशाला विधि। बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो क्या लेना है आपको, एथिल अल्कोहल लेना है। तो चलिए एथिल अल्कोहल ले लेते हैं। ये आपका CH3CH2OH ऑक्सीडेशन करवाना है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करना है। किसकी उपस्थिति में, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ऑब्लिक करके यहां पर लिख दिया H+। इस H+ का मतलब है एसिडिक मीडियम या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल यहां पर लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे H2SO4 पूरा लिख दीजिए। इसका मतलब है अम्लीय माध्यम, H+ का मतलब, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम, ये किसमें कन्वर्ट होगा, तो ये आपका एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3CHO और प्लस में बाहर निकलेगा H2O। तो ये बना क्या आपका एसिटल्डिहाइड बना। अब इस एसिटल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये ऑक्सीकरण रुकता नहीं है, ये आगे चलता जाता है। जब तक कि एल्कोहल एसिड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये ऑक्सीकरण होता रहता है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये सब प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ये एल्कोहल को जब तक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर देंगे तब तक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस रुकती नहीं है, चलती ही जाती है।
ठीक, तो इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी CH3 CHO प्लस O, और चाहे तो यहाँ ये फिर से लिख दीजिए K2 Cr2 O7 और H प्लस, पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम। तो इसका फिर से ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। ये एथिल अल्कोहल है, नाम तो आपको पता ही होगा, ये एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन होगा एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3 COOH, ये बन गया एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम लिखना चाहे तो एसिटाल्डिहाइड। देखिए एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम लिखना चाहे तो देख लीजिएगा एथिल अल्कोहल, मैंने इसका नाम बता दिया है, आपको पता भी होगा। एथिल अल्कोहल तो बिल्कुल सामान्य सा कंपाउंड है, क्लास 9th से आपको मिलने लगता है, पढ़ने में ये सब नाम आते रहते हैं। ठीक, तो बनाने की प्रयोगशाला विधि एसिटिक अम्ल को, यहाँ पर देखिए ये बन गया। पहले एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड में, और वो ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और अम्लीय माध्यम में होता है। ये ऑक्सीकरण रुकता नहीं है जब तक कि एल्कोहल एसिड में न कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड बन गया। एसिटाल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसी पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, और वो एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गई एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको बनाने की जो औद्योगिक विधि है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि एसिटिक अम्ल को बनाने की जो इंडस्ट्रियल मेथड है, यानी औद्योगिक विधि है, उसमें क्या बताया जाता है। देखिए औद्योगिक विधि को शीघ्र सिरका विधि कहते हैं, है, इसका नाम याद कर लीजिए, शीघ्र सिरका विधि के नाम से ये हिंदी में आता है, या इंग्लिश में कहते हैं क्विक विनेगर मेथड, है, क्विक विनेगर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, या हिंदी में कहते हैं शीघ्र सिरका विधि से एसिटिक अम्ल के निर्माण की विधि को बताइए, ये कह दिया जाएगा। या इसको कभी कभी थोड़ा सा ऐसे भी नाम कह दिया जाता है कि किण्वन विधि के द्वारा एसिटिक अम्ल के निर्माण की विधि को बताइए। तो किण्वन का ही प्रोसेस इसके अंदर कुछ होता है ना, लेकिन ज्यादातर ये शीघ्र सिरका विधि या क्विक विनेगर विधि के नाम से आता है। ठीक, तो औद्योगिक विधि कहें या क्विक विनेगर विधि कहें, मेथड कहें, या फिर शीघ्र सिरका विधि कहें, इसको तीनों एक ही नाम है, एक ही प्रोसेस है जिसमें आपको यही लिखना होता है और यही करना होता है। सबसे पहले होता क्या है, तो यहाँ पर इसमें एक डायग्राम बना हुआ है ना, इस साइड में इसमें एक डायग्राम बना हुआ है। अब इस डायग्राम में देखिए क्या क्या है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर की ओर लिखा हुआ है C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल। तो यहाँ से क्या है, इसमें एथिल अल्कोहल मिलाते हैं। ठीक, बीच में देखिए ये क्या बने हैं, तो यहाँ पर ये है, बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा ये आपका जो एथिल अल्कोहल है वो यहाँ से इसके अंदर आता है ना। ये बैरियर है, बैरियर किस लिए बनाया गया है, बैरियर को इसलिए बनाया गया है ताकि जो एथिल अल्कोहल है उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा गिरानी है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा का पूरा एसिटिक अम्ल विलयन के अंदर ही आ जाए, या उस जो आपका पात्र लिया गया है उस पात्र के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये बैरियर लगे, इसके अंदर है क्या, तो ये एक लकड़ी का पात्र है ना, ये जो बना हुआ है ग्लास के जैसे, ये क्या है, एक लकड़ी का पात्र है जिसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसको कहते हैं वैट। तो लकड़ी का एक पात्र होता है जिसको वैट कहा जाता है। ठीक, उसके बाद इस वैट के अंदर देखिए क्या है, ये जो भरा हुआ है पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी की छीलन, है ना, पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी की छीलन इस वैट के अंदर भरी हुई होती है ना। और इस छीलन के अंदर माइकोडर्मा एसिडी नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसके अंदर जो भरी हुई है उस पर नाम लिखा हुआ है कि पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, देखिए 4 गोले बने हुए, ये क्या है, इसके अंदर होल होते हैं, छिद्र होते हैं वायु के प्रवेश के लिए, वायु के आवागमन के लिए। ठीक, तो यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र हैं जिस पर लिखा हुआ है वायु छिद्र, इनके माध्यम से जो हवा है, जो वायु है, वो इस वैट के अंदर प्रवेश करती है। ठीक, फिर उसके बाद नीचे देखिए फिर ये बैरियर लगे हुए हैं, ये किस लिए लगे हैं कि ताकि जो इसमें है आपका एथिल अल्कोहल,
है ना, उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आए, यानी ऊपर से नीचे थोड़ी थोड़ी मात्रा गिरानी है, ऐसा नहीं कि सर एकदम से आ जाए। ठीक, इसीलिए क्या है इसमें ये बैरियर दिखाए गए हैं। ठीक, तो ये लगे हुए हैं। अब क्या होगा इसमें नीचे की ओर देखिए, यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एसिटिक अम्ल आएगा और एसिटिक अम्ल यहाँ पर एकत्रित होकर के धीरे धीरे के साइड में क्या है, साइड में ग्राही लगा हुआ है, तो यहाँ से एसिटिक अम्ल होते हुए कहां पर आ जाएगा, इसमें। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH मिलेगा, इस ग्राही में एसिटिक अम्ल मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, एक कीप की संरचना लगी हुई है ना, ये कीप की जैसी संरचना है, इसमें इसको क्या करते हैं, तो ये जैसे नल में आप टोटी देखते हैं ना, है ना, कि जिसको खोलते हैं तो पानी आने लगता है, बंद कर देते तो बंद हो जाता है, सेम एज इट इज वैसे इसका भी वर्क होता है कि जब एसिटिक अम्ल को बाहर की ओर निकालना होगा तो इस टोटी को क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। जब आवश्यकता नहीं होती तो इस टोटी को बंद कर दिया जाता है। ठीक, तो ये इसका कार्य होता है। अब उसके बाद देखिए, तो वाइट के हम देख रहे हैं। अब इसकी बात, ये तो डायग्राम की बात होगी कि डायग्राम में क्या क्या दिया गया है ना। अब इसमें प्रोसेस कैसे, इस डायग्राम में क्या लिखा जाएगा और इसमें कैसे बनता है, तो बनने की जो समीकरण है, पहले डायग्राम बनाइए, फिर समीकरण को लिखिए, फिर उसके बाद थ्योरी को लिखिए। ठीक, तो डायग्राम आपके सामने यहाँ बना हुआ है। होता क्या है, ये देखिए एथिल एल्कोहल, इसकी रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है। एथिल एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण करवाएंगे, 2 ऑक्सीजन है, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु है, ये ऑक्सीकरण करने का काम करता है। ठीक, तो एथिल एल्कोहल को सीधे कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसिटिक अम्ल में, CH3COOH में, और वाटर देखिए क्या है, बाहर निकल जाता है। ठीक, तो माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु जो है वो एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देगा एसिटिक अम्ल में और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये डायग्राम है और ये इसकी रिएक्शन है। अब उसके बाद, अब इस डायग्राम की कहानी को क्या लिखा जाएगा, तो कहानी बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है। इस डायग्राम में जो बना है आप उसको देख करके वैसे भी लिख सकते हैं, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे आपको समझ में आता है स्टेप वाइज वैसे आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर एग्जैक्ट लिखना हो, बिल्कुल करेक्ट लिखना हो, है ना, नोट्स के फॉर्म में आपको चाहिए लिखना, आपके बिल्कुल एग्जैक्ट ही लिखा जाए, तो एग्जैक्ट लिखने के लिए वो मैं बता भी देता हूं आपको, और यहाँ पर भी लिखा हुआ वो भी आपको बता दूंगा। ठीक, तो होता क्या है, सबसे पहले तो सबसे पहले लिखेंगे कि सर्वप्रथम इस विधि में क्या होता है, एक लकड़ी का पात्र होता है। तो इस विधि में लकड़ी का एक पात्र होता है। देखिए इस विधि में क्या है, लकड़ी का एक पात्र है जिसको वैट का नाम दिया जाता है। ठीक, तो इस विधि में लकड़ी का एक पात्र होता है जिसको वैट कहा जाता है। ऊपरी सिरा और निचला सिरा कैसा होता है, छिद्र युक्त होता है। कैसे पता चला, तो यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर एक छिद्र है, जहां से क्या रहा है, एथिल एल्कोहल आ रहा है, तो एक ऊपर की ओर छिद्र है। ठीक, और निचला सिरा भी छिद्र युक्त होता है। कहां पर, देखिए ये देखिए बाहर की ओर, है ना, यहाँ से भी एक छिद्र है जहां से बाहर की ओर एसिटिक अम्ल आएगा। तो इस पात्र का ऊपरी सिरा और निचला सिरा छिद्र युक्त होता है ना, ये बात लिख दिया। फिर इस पात्र के मध्य में पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भरी होती है। तो इस पात्र के मध्य में पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भरी हुई होती है। देखिए यहाँ पर देखिए बीच में बना हुआ है, तो ये बता दिया मैंने आपको कि पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी की छीलन इसके अंदर भरी होती है। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद एक बात और आपको बतानी कि वैट के मध्य भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखिए ये देखिए गोल गोल बने हुए हैं, छिद्र हैं। तो वैट के मध्य भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा वायु वैट के मध्य भाग में प्रवेश करती है, या वायु वैट में प्रवेश करती है। ठीक, तो यहां से जब वायु अंदर की ओर जाएगी तो वहां पर वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, और वहां पर क्या होगा, लकड़ी की छीलन में आपका माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु होगा। तो ऊपर से आ रहा एथिल एल्कोहल, बाहर से जा रही वायु, और लकड़ी की छीलन में मौजूद कौन है, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु। तो वो क्या करेगा, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु बाहर से जाने वाली वायु की उपस्थिति में इस एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण किसमें कर देगा, एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकरण कर देगा। तो बस बिल्कुल एज इट इज प्रोसेस ऐसे ही आपको लिखनी है ना। तो वायु क्या है कि इस छिद्रों के माध्यम से इसके अंदर प्रवेश करती है, तो जिससे क्या होगा,
कि लकड़ी की छीलन में उपस्थित माइक्रोडर्मा एसिटी जीवाणु वायु की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, जिसे वैट के निचले भाग से एक ग्राही में क्या करते हैं, एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, आपको लिखना है कि जिसे वैट के निचले भाग से एक ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। इस प्रकार जो प्राप्त एसिटिक अम्ल है उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा नहीं होती, यानी उसमें एसिटिक अम्ल की मात्रा बिल्कुल कम होती, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट है ना, तो बिल्कुल कम, मात्रा बहुत ही कम। लेकिन हमें क्या है, अधिक मात्रा में एसिटिक अम्ल चाहिए, तो डाइल्यूट से तो काम चलेगा नहीं, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल की सांद्रता है वो बिल्कुल कम होती है। फिर यहाँ से जो प्राप्त एसिटिक अम्ल है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, फिर उसको वैट के ऊपरी भाग से बार बार मिलाया जाएगा, बार बार इसके अंदर डाला जाएगा। तो ये प्रक्रम, ये प्रोसेस लगभग 7 बार दोहराते हैं। तो इस प्रक्रम को 7 बार दोहराने के बाद लगभग 7वें चरण के अंत में उचित सांद्रता का एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। यानी पहले स्टेप में प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल, उसकी सांद्रता बिल्कुल कम होगी, वहां पर एसिटिक अम्ल की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर। और हमें क्या करना है कि एसिटिक अम्ल की मात्रा अधिक चाहिए, तो जितना भी एसिटिक अम्ल यहाँ से प्राप्त होगा उस विलयन को उठाएंगे और वैट के ऊपरी भाग से फिर से उसको यहाँ से गिराएंगे। तो फिर से जब उसको गिराएंगे तो उसकी सांद्रता धीरे धीरे क्या है, बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे अधिक सांद्रता का एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये लगभग प्रोसेस लगभग 7 बार करते हैं। तो ये हो गई इस डायग्राम की कहानी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा क्या है डायग्राम के विषय में, जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिएगा इसको। कहता है कि इस विधि में लकड़ी का एक पात्र होता है जिसे वैट कहते हैं। तो बिल्कुल सही है कि लकड़ी का एक पात्र होता है इस विधि में जिसे वैट कहा जाता है। फिर वही बात देखिए आगे क्या बताया गया, इसका ऊपरी व निचला सिरा छिद्रयुक्त होता है। तो वैट का ऊपरी व निचला सिरा छिद्रयुक्त होता है। एक ऊपर छिद्र है जहां से एथिल अल्कोहल आ रहा है, एक निचला छिद्र है जहां से एसिटिक अम्ल निकाला जा रहा है, तो 2 छिद्र हो गए। उसके बाद वैट के मध्य भाग में पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भर देते हैं। तो वैट के मध्य भाग में पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन इसके अंदर भर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, वैट के ऊपरी भाग से एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है या डाला जाता है, जिससे लकड़ी की छीलन में उपस्थित माइक्रोडर्मा एसिटी जीवाणु एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वैट के ऊपरी भाग से एथिल अल्कोहल को क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं। तो एथिल अल्कोहल को जैसे ही मिलाएंगे तो वैट के मध्य भाग में क्या है, देखिए, तो लकड़ी की छीलन में उपस्थित माइक्रोडर्मा एसिटी जीवाणु एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन। उसके बाद और यह एसिटिक अम्ल वैट के निचले भाग में एकत्रित होता है, जिसे ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। तो निचले भाग से इसको कहां, ग्राही में एकत्र कर लिया जाएगा। उसके बाद इधर के बाद फिर इस साइड में लिखी हुई इसकी थ्योरी, देखा कि इस प्रकार प्राप्त एसिटिक अम्ल की सांद्रता अधिक नहीं होती है, अतः इसे एकत्रित करके लगभग 7 बार वैट के ऊपरी भाग से डालते हैं और लगभग 7वें चरण के अंत में या 7वें चरण में उचित सांद्रता का एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये यहाँ पर थ्योरी इसकी लिखी हुई है। वैसे मैंने आपको बता भी दिया है, कुछ इसमें अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोच करके भी इसके विषय में लिखा जा सकता, उतना हार्ड नहीं है कि जो इसमें बना हुआ है वही आपको इसमें बताना भी होता है कि वैट होता है, लकड़ी का पात्र होता है जिसे कहते हैं लकड़ी का पात्र। इसका ऊपरी व निचला सिरा छिद्रयुक्त होता है। वैट के मध्य भाग में पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भरी होती है ना, और इसके मध्य भाग में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे वायु अंदर प्रवाहित की जाती है। ठीक, तो जैसे ही एथिल अल्कोहल वैट के ऊपरी भाग से मिलाते हैं, लकड़ी की छीलन में उपस्थित माइक्रोडर्मा एसिटी जीवाणु एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है ना। इस प्रकार एसिटिक अम्ल की जो सांद्रता है वो बहुत कम होती है, इसलिए क्या करते हैं, इस एसिटिक अम्ल को वैट के ऊपरी भाग से लगभग 7 बार मिलाते हैं और 7वें चरण के अंत में उचित सांद्रता का एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। बस ये कहानी हो गई। ठीक, तो ये हो जाता है आपका क्विक विनेगर विधि से एसिटिक अम्ल का निर्माण या शीघ्र सिरका विधि से एसिटिक अम्ल का निर्माण। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन मैं आपसे करता हूं।
चलिए, तो उसके बाद देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण इसके क्या होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट लिखा कि यह सिरके का मुख्य अवयव होता है। तो वो तो मैंने अभी बता दिया था कि मेन कंपोनेंट है आपका ये विनेगर का। तो सिरके का यह मुख्य अवयव होता है एसिटिक अम्ल। सेकंड लिखा हुआ कि इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी इसका जो क्वथनांक है वो कितना होता है 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी 118 क्वथनांक का मतलब ये है कि कोई भी द्रव जिस तापमान पर बॉयल करता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो 118 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है। 118 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको मिलेगा तो ये उबलना प्रारंभ कर देगा। ठीक, उसके बाद थर्ड लिखा कि इसे ठंडा करने पर यह बर्फ जैसे क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जम जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो कहता है कि इसको ठंडा करने पर यानी एसिटिक अम्ल को ठंडा करने पर, कूल करने पर, है ना, ये बर्फ जैसे क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जम जाएगा। और जब ये बर्फ जैसे क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जम जाता है तब इसे हम नाम देते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल को ठंडा करने पर जब यह क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जम जाता है तो इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक, उसके बाद नंबर 4 लिखा कि जल में विलेयता हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण होती है। यानी एसिटिक अम्ल की जल में जो विलेयता है वो हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण होती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। इसी के कारण एसिटिक अम्ल क्या है, जल में विलय होता है और इसी की वजह से सिरका बनाने में इसका उपयोग भी होता है। ठीक, तो ये हो गए आपके भौतिक गुण। तो ये रहा आज आपका टॉपिक, बनाने की एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि में शीघ्र सिरका विधि या क्विक विनेगर मेथड मैंने आपको बता दिया। ठीक, भौतिक गुण मैंने आपको इसके बता दिया है। इसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आपसे इसके रासायनिक गुणों के विषय में। ठीक, तो अगर चैनल के पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।